आज मैं आपको एक रैम सेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। अपर मॉसफेट या लोअर मॉसफेट। तो लोअर मॉसफेट का सोर्स जो होता है हमेशा ग्राउंड होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप के बोर्ड में रैम के सेक्शन को चेक कर सकते हैं और नो डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, AK Info यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक रैम सेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि रैम सेक्शन आपका किस तरीके से वर्क करता है, कौन से कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होगा, कितनी वोल्टेज उसको मिलना चाहिए, कौन कौन से सिग्नल आते हैं रैम की स्लॉट पे, और साथ साथ रैम की जो IC लगी हुई है उस IC को कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले तो किसी भी IC को अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो IC का काम क्या होता है कि IC जो वर्क करती है तो IC में सबसे पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है सप्लाई की। तो IC में हर IC में सप्लाई और ग्राउंड ये सबसे मेन पॉइंट है जो मिलना चाहिए हर IC पे। और उसके बाद IC के साथ साथ सप्लाई ग्राउंड के साथ साथ उसमें इनेबल सिग्नल आना चाहिए। इनेबल सिग्नल के साथ जब इनेबल सिग्नल उसको मिलेगा तो आउटपुट भी मिलेगा। यानी कि किसी भी IC की ये 4 रिक्वायरमेंट होती हैं जो 4 रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। तो आइए रैम की ये जो रैम IC आप देख रहे हो, यहाँ पे रैम IC लगी हुई है TPS 51216। तो ये इस IC का जो सप्लाई पिन हमें सबसे पहले देखना है। आपको जो सप्लाई देख रहे हो तो ये 5 वोल्ट S5 ये सप्लाई का लिखा है पॉइंट। तो यहाँ पर ये सप्लाई इस IC को मिलेगी। मेन सप्लाई इसकी 5 वोल्ट सप्लाई है। 5 वोल्ट सप्लाई मिलने के बाद IC का हमको ग्राउंड देखना है। तो ग्राउंड के लिए आप देखेंगे पिन नंबर 7 और 21 ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड पिन आप देख रहे हैं। अब ग्राउंड मिलने के बाद इस IC को सबसे पहले जो सिग्नल मिलता है वो S5 सिग्नल आता है जो सस ऑन के नाम से सिग्नल आ रहा है। और ये सिग्नल आपका IO कंट्रोलर के थ्रू आता है या फिर PCH के थ्रू आता है। यानी कि IO कंट्रोलर भी दे सकता है, PCH भी दे सकता है। तो ये S5 सिग्नल जैसे ही मिलेगा आपको, तो यहाँ पे S5 सिग्नल मिलने के बाद ये सप्लाई यहाँ पे जो है आपका, तो ये V रिफ्रेश वोल्टेज यहाँ पे बनेगा। और V रिफ्रेश वोल्टेज बनने के साथ साथ इस IC को देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रिप सिग्नल लिखा हुआ है, मोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ट्रिप सिग्नल है, ट्रिप का मतलब क्या होता है कि ट्रिप करना, किसी भी वोल्टेज को ट्रिप करना, जिसे हम पहले ऑसिलेशन इनपुट के नाम से भी जानते थे। तो अभी इसका नाम ट्रिप कर दिया गया है, मोड सिग्नल है। तो इसके साथ साथ कभी कुछ और छोटा मोटा सर्किट भी इसके साथ ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मोड सिग्नल में डायरेक्ट रजिस्टर को ग्राउंड किया गया है। तो रजिस्टर या हो ग्राउंड या फिर कैपेसिटर डायरेक्ट ग्राउंड हो रहा हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो कैपेसिटर भी ग्राउंड हो रहा है, रजिस्टर भी ग्राउंड हो रहा है। तो इसका क्या है कि IC किसी भी IC के अंदर इंटरनल सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। तो उस सर्किट में क्या होता है कि जब IC काम करती है तो IC को सप्लाई ग्राउंड मिलने के बाद तो IC का इंटरनल सर्किट वर्क करता है। तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर या कैपेसिटर ग्राउंड करना होते हैं। तो यहाँ पे उसको नाम दे दिया गया सिग्नल को, ट्रिप सिग्नल और मोड सिग्नल। तो ट्रिप सिग्नल का मतलब हो गया एक्स्ट्रा वोल्टेज हो तो उसको हम ग्राउंड कर सकते हैं यहाँ से। और मोड सिग्नल का काम क्या है कि मोड का मतलब क्या होता है कि मोड से मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई भी IC आपकी काम कर रही है तो उसके सिग्नल को हम एक जगह से दूसरी जगह जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए हमें मोड सिग्नल का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद जब ये सिग्नल कंप्लीट हो जाएंगे तो कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे दूसरा सिग्नल है S3 के नाम से। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेन ऑन लिखा हुआ है। और ये मेन ऑन सिग्नल भी आपका IO कंट्रोलर IC या PCH के थ्रू मिल सकता है। तो यहाँ पर ये सिग्नल मिलने के बाद IC क्या करेगी, IC का जो ये स्विचिंग वाला पार्ट है वो आपका स्विचिंग वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्राइवर VH लिखा हुआ होगा, कहीं पे आपका UG करके लिखा होगा, अपर गेट लोअर गेट। तो यहाँ पे मेन मॉसफेट या सपोर्टिंग मॉसफेट भी बोल सकते हैं।
तो फर्स्ट मॉसफेट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मॉसफेट को पैक किया गया है और ये डुअल चैनल मॉसफेट यहाँ पर लगा हुआ है। तो डुअल चैनल मॉसफेट में आप देखेंगे तो 2 मॉसफेट अगर पैक हैं तो 2 गेट होना चाहिए। तो ये देखिए आप यहाँ पर G2 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर G1 लिखा हुआ है जो 1 नंबर पिन दिखा रहा है और यहाँ पर 8 नंबर पिन शो कर रहा है। तो इस IC का जब S3 सिग्नल मिलेगा तो यहाँ से ये IC क्या करेगी, यहाँ से पल्स जनरेट करेगी, PWM पल्स, जो कि मॉसफेट के गेट के लिए यहाँ से आउट होगी। अब मॉसफेट का गेट जब आउट करेगा यहाँ से पल्स, और इसके साथ साथ यहाँ से क्या होगा, यहाँ से DDR जो ड्राइवर VL यानी कि लो मॉसफेट जो यहाँ पे, और ये अपर मॉसफेट है हाई वोल्टेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रेन का जो पॉइंट है ये 19 वोल्ट के ट्रैक से कनेक्ट होता है, तो इसलिए ये हाई वोल्टेज में मॉसफेट आ गया और ये लो वोल्टेज के लिए आ गया। तो लो वोल्टेज वाला जो मॉसफेट है, अपर मॉसफेट या लोअर मॉसफेट, तो लोअर मॉसफेट का सोर्स जो होता है हमेशा ग्राउंड होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों के सोर्स पॉइंट मिले हुए हैं और ये तीनों ग्राउंड हो रहे हैं। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो ड्रेन वाला जो पॉइंट है ये 19 वोल्ट के ट्रैक से जुड़ा हुआ है, जो कि इस मॉसफेट के लिए होगा। और यहाँ पर दोनों का मॉसफेट का ये सोर्स और ड्रेन आपस में मिला हुआ है, तो ये ड्रेन और सोर्स है जहाँ से हमको आउटपुट मिलता है, वो वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो इस वाले पॉइंट से हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा तो ये IC से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, जहाँ पे SW देख रहे हैं आप, जहाँ पे स्विचिंग के लिए लिखा हुआ है, और ये VBST यानी वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज है। तो ये बूस्ट वोल्टेज के लिए क्या होता है कि यहाँ पर भी जो भी आउटपुट मिलता है वो IC का एक तरीके से यहाँ से मॉसफेट का जो स्विचिंग हो रही है, जो भी आउटपुट मिला वो वोल्टेज सीधा आपका बूस्ट के लिए जाता है। तो बूस्ट सिग्नल अगर नहीं भी मिलता है तो आप ये रजिस्टर कैपेसिटर जो देख रहे हैं वो चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो इनमें अगर प्रॉब्लम होगी तो बूस्ट सिग्नल आपका नहीं मिलेगा, जिससे आउटपुट मॉसफेट नहीं देगा। अब यहाँ पर जब बूस्ट सिग्नल मिल गया है, मॉसफेट वर्किंग में आ चुका है, तब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वोल्टेज आउट हो रहा है रैम सेक्शन के लिए। तो रैम सेक्शन के लिए जो भी रैम आपकी लगी हुई है, DDR1 लगी है, 2 लगी है, 3 लगी है या 4 लगी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर DDR3 के अकॉर्डिंग 1.5 वोल्ट होता है, और अगर यहाँ पर DDR3L होगी तो 1.35 वोल्ट होगा, या DDR4 होगी तो 1.2 वोल्ट होगा, DDR5 होगी तो 1.1 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से अलग अलग वोल्टेज मिलेगी, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होगा हर रैम के लिए। तो यहाँ से जब ये वोल्टेज हमको मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो इस IC में यहाँ से 1.5 वोल्ट सस जो LDO इन यानी वोल्ट LDO इन के नाम से यहाँ पे इन हो रहा है। तो LDO का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है तो ये वोल्टेज लो एम्पियर में होगा, तो LDO इन यहाँ से इन होगा, और इन होने के बाद यहाँ से VTT सिग्नल आउट होगा। अब VTT सिग्नल क्या होता है कि जो वोल्टेज रैम को मिल रहा है, जो भी रैम को वोल्टेज मिलेगा उस रैम के अकॉर्डिंग उसकी हाफ वोल्टेज जो होता है वो VTT वोल्टेज होता है, और ये VTT वोल्टेज यहाँ से आउट होगा। VTT वोल्टेज आउट होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे VTT रिफ्रेश वोल्टेज है, तो ये VTT रिफ्रेश वोल्टेज भी आउट होना चाहिए यहाँ पर। तो VTT रिफ्रेश वोल्टेज आप चेक करेंगे यहाँ पर, ये VTT रिफ्रेश वोल्टेज आउट होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो V रिफ्रेश वोल्टेज, तो ये V रिफ्रेश वोल्टेज जो आउट होता है ये S5 सिग्नल के बाद ही आउट हो जाता है। तो यहाँ पे VDD-Q और V रिफ्रेश पे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.8 वोल्ट रिफ्रेश वोल्टेज यहाँ पर हमको मिलना चाहिए, जो कि एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है, फिक्स वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट रिफ्रेश वोल्टेज वहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो 1.5 वोल्ट आउटपुट हमको मिल रहा है, वहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे ये सिग्नल VDD-Q सेंस SNS लिखा हुआ है, तो VDD-Q सेंस सिग्नल यहाँ पे आना चाहिए। और ये सिग्नल मिलने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो आप रैम के लिए जो भी सिग्नल जो आउट होते हैं, तो रैम के लिए जो सिग्नल आउट होते हैं तो उसमें क्या होता है, VDD-Q होता है, VTT होता है, ठीक है। और VTT के बाद यहाँ पे आप वोल्टेज जो भी और सिग्नल हैं उसमें तो DRAM रीसेट सिग्नल होगा।
तो डी रैम रीसेट सिग्नल कहाँ से आता है, CPU से आता है। तो ये आपको चेक करना है रैम के स्लॉट पे। तो जब रैम के स्लॉट पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको वोल्टेज भी मिलेगा, यानी VDDQ के नाम से। तो जो भी रैम आपकी लगी है 1.5 वोल्ट या 1.35 वोल्ट, तो DDR3 लगी है या DDR3L लगी है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए हमको। और फिर आप देखेंगे तो VTT वोल्टेज है, तो VTT वोल्टेज भी वहाँ पे स्लॉट पे आना चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ पर VTT के साथ साथ वहाँ पे DRAM रीसेट सिग्नल भी आता है। तो DRAM रीसेट सिग्नल आता है। फिर इसके बाद कुछ 2 सिग्नल और भी आते हैं जिसे हम SDA और SCL के नाम से जानते हैं, यानी डेटा और क्लॉक। तो ये सिग्नल भी आपको रैम के स्लॉट पे ही चेक करना होता है। तो इस तरीके से ये रैम का सेक्शन आपका वर्क करता है। और ये अगर वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज आने के बाद भी हमारा डिस्प्ले नहीं आता है, तो डिस्प्ले नहीं आने की वजह क्या होती है कि जो भी हम रैम का स्लॉट है, जो भी हमने अभी सिग्नल आपको बताए, जैसे VDDQ बताया, VTT बताया, या फिर आपका DRAM रीसेट सिग्नल बताया, तो ये सारे सिग्नल आपको वहाँ पर चेक करना होंगे। तो ये सिग्नल अगर आप चेक कर रहे हैं, उस सिग्नल को नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका रैम सेक्शन वर्क नहीं करेगा। यानी रैम तो लगी होगी, वोल्टेज भी मिल रहा होगा, बट सिग्नल नहीं मिलने की वजह से आपका नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आएगी। और इस IC में क्या क्या चेक करेंगे आप, तो IC के लिए हमने बताया आपको कि 5 वोल्ट सबसे पहले तो सप्लाई आपको देखना है, फिर ग्राउंड देखना है। ग्राउंड देखने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं इनेबल सिग्नल, ये इनेबल सिग्नल मिलना चाहिए। और इनेबल सिग्नल के साथ साथ हार्डवेयर पावर गुड, ये लास्ट का सिग्नल होता है। बट हमें क्या करना है, यहाँ पर इनेबल सिग्नल मिलने के बाद ये IC को वर्क करना चाहिए, मॉसफेट वर्क करना चाहिए, और यहाँ से हमको आउटपुट मिलना चाहिए। तो इतनी चीज़ें हम रैम के लिए चेक करेंगे यहाँ पर IC में, ठीक है। तो इस IC के लिए ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना ज़रूरी है। पावर गुड मिलने के बाद यानी IC आपकी वर्किंग कंडीशन में कंप्लीट हो चुकी है, और फिर हमको यहाँ से आउटपुट आना चाहिए। और आउटपुट आने का मतलब हो गया कि आपका रैम सेक्शन ओके है। तो इस तरीके से आप किसी भी लैपटॉप के बोर्ड में रैम के सेक्शन को चेक कर सकते हैं, और नो डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।